हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम आपके सामने फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का प्रैक्टिस सेट, जिसमें बात करेंगे एयरफोर्स के फिजिक्स के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना, जिससे अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिएगा, आपके सामने हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आपसे बोल रहा है, जब कोई गोली, देखो, जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो कभी कभी क्या होती है, चमक जाती है, उसमें चमक होती है। तो इसका कारण क्या है, क्या होता है, आपको पता है भाई। जब कोई गोली आ रही होती है या गोली जा रही होती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा तो होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, ऊष्मा में बदल जाने के कारण ही क्या होती है, वो चमक जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, लिफ्ट में एक मनुष्य का आवासीय भार उसके वास्तविक भार से कम होने लगता है। मतलब कम होगा, कब होता है, कौन सी कंडीशन में होता है कि उसका भार कम लगता है। भाई इसका एक ही कारण होता है, नीचे की ओर समान त्वरण से आ रही हो। नीचे की ओर समान त्वरण से आ रही होती है तो क्या होता है, अपना भार हल्का महसूस करता है। अगर लेकिन जब ऊपर की ओर जा रही होती है समान त्वरण से, तो क्या होता है, अपने आप को वो भारी महसूस करने लगता है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, क्या कारण है कि लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है परंतु पारे पर तैरती है। बताइए भाई, क्या कारण है। आपको पता होना चाहिए, पानी का घनत्व लोहे की अपेक्षा क्या है, कम होता है। मतलब लोहे का ज़्यादा है, पानी का कम है, इसलिए डूब जाती है। लेकिन यही उसके उल्टा बात कर लें, जैसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने पारे के साथ में, तो पारे का घनत्व जो होता है, पारे का घनत्व जो होता है वो लोहे की अपेक्षा अधिक होता है, तो इसलिए पारे में वह नहीं डूबती, ऊपर तैरती रहती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे निकलता है निष्कर्ष कि पारे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है, इसलिए उसके अंदर डूब जाती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं पारे का घनत्व पानी से अधिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 100 किलोग्राम मतलब 100 किलोग्राम दे रखा है। यदि वह स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर या नीचे गिर रही है तो उसमें रखे 100 किलोग्राम के पिंड का भार क्या होगा। स्वतंत्रतापूर्वक गिरना मतलब उस पर कोई भी वो नहीं है, मतलब स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से नीचे गिर रही है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो आप बोल पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन जब आपके सामने आती है तो उसमें क्या होता है, शून्य, उसका जो भार होता है शून्य भार महसूस करता है वो। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट आपसे हमने क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। अब देखो, उसने बोला है आपसे कि मैं अगर इसका जो वेग है, वेग को क्या कर दो, दोगुना। तो दोगुना करके देखिए, जब जैसे मैं यहाँ पे 2b रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv², और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, मतलब 4। तो ये तो क्या काइनेटिक एनर्जी पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, 4 गुनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने दे रखिए, एक हॉर्स पावर के वाट होते हैं, मतलब कितने वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में, ये आपसे पूछ रहा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो आप जानते हैं 746 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है, घड़ी की चाबी भरने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। बताइए भाई, घड़ी में जब चाबी भर देते हैं, आपको पता है जब पहले पुराने टाइम पे जो घड़ी आती थी उसमें क्या चाबी भरी जाती थी, तो वो चाबी भरने के बाद ही चलती थी, वरना बाद में बंद हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था ऐसा, तो उसमें एक ही कारण होता था। तो उसमें क्या है, जब चाबी भरते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा स्टोर हो जाती थी, और स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती थी। जब स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती थी तो उसी के कारण वो क्या है, घड़ी चलती थी। तो कौन सी ऊर्जा उसमें स्टोर होती थी, तो होती थी गाइज स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ताप बढ़ने पर वस्तु का प्रत्यास्थ गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए भाई आपको पता होना चाहिए, ताप बढ़ने पर वस्तु का जो प्रत्यास्थ गुणांक है वो क्या होता है, कम हो जाता है। अब आप बोलेंगे प्रत्यास्थ गुणांक होता क्या है भाई, प्रत्यास्थ गुणांक होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। तो प्रतिबल अपॉन विकृति, अब दोनों ये अलग अलग चीज होती हैं, विकृति और प्रतिबल, ये होता है प्रत्यास्थ गुणांक। अब प्रतिबल और विकृति एक अलग अलग चीज होती है। जैसे प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल ये होता है कि जैसे किसी क्षेत्र पर, जैसे कोई एकांक क्षेत्र पर
एकांक क्षेत्र पर जब बल लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। और विकृति क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने कोई रबर देखी होगी, रबर जिसे आप खींचते हैं तो खिंच जाती है लेकिन बाद में अपनी स्थिति में आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उसे इतनी टाइट खींच देते हैं कि खींचने के बाद वो अपनी स्थिति में नहीं आ पाती, मतलब थोड़ी सी अपनी उसकी स्थिति में क्या होती है, विकृति आ जाती है। जैसे आपने क्या, आपके पास एक धागा है, सॉरी आपके पास जो रबर है वो 1 मीटर की है, आपने क्या किया, उसे थोड़ा मतलब खींच दिया, अब खींच दिया, टाइट टाइट तरीके से खींच दिया आपने। जैसे आपने खींचा तो उसकी स्थिति क्या है, वो 1 मीटर की रहने वाली थी, लेकिन उसकी स्थिति में जैसे मान लो कोई 102 मीटर की रह जाती है, वो 102 मीटर मतलब 102 की हो जाती है, मतलब आप बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर क्या हो गया इसमें, 2 सेंटीमीटर 100 मीटर की थी, जब आपने खींचा तो उसे 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसमें विकृति आ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो आपको पता है भाई, जाहिर सी बात है, जब आप उसमें तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आपको पता ही है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए, जब आपको गर्म करके किसी चीज़ को खींचेंगे तो आपको पता ही है ना, उसकी विकृति ज़्यादा आएगी, जो विकृति बढ़ेगी तो भैया प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, द्रवों की शांतता का कारण क्या है। भाई द्रवों के अंदर शांतता पाई जाती है, इसका कारण क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। तो भैया इसका कारण होता है ससंजक बल। कौन सा बल होता है, ससंजक बल होता है। क्लियर, और गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए, ससंजक बल और आसंजक बल जो दोनों बल होते हैं, होते क्या हैं, समान चीज़ के, समान अणुओं के बीच में, जैसे समान तरह के अणु हैं, जैसे बात करो पानी का अणु, तो समान अणुओं के बीच में ससंजक बल लगता है, और जैसे समान अणुओं के बीच में ससंजक बल लगता है और असमान अणुओं के बीच में आसंजक बल लगता है। क्लियर, और यही कारण है जो केशकत्व का नियम जो काम करता है वो इन्हीं चीज़ पर काम करता है। कौन सी चीज़ पर, ससंजक बल और असंजक बल के कारण ही काम करता है। क्लियर, समझ पा रहे होंगे। जैसे कोई लिक्विड है आपके सामने, कोई लिक्विड है और बत्ती आपके सामने, जैसे यहाँ पे आप इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बत्ती लगा दिया आपने, कभी कभी क्या होता है वो अपने आप खिंच के ऊपर पहुँच जाता है, उसे बोलते हैं ना केशकत्व के कारण ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप बोल सकते हैं जैसे इसमें आपने भर रखा है कौन सा, जैसे केरोसिन ले रखा है, केरोसिन में आप देखा होगा जो गाँव के एरियाओं में जो दिया जलाते हैं मिट्टी के तेल का कभी, या फिर आपने देखा होगा दीपावली पर आप दिया जलाते हैं, जो घी के दिए जलाते हैं या कोई सा भी दिया जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब तक घी रहता है जब तक जलता है, केशकत्व के कारण ही उसमें क्या होता है, घी ऊपर तक पहुँचता है। क्यों पहुँचता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो उसके अंदर घी है, जो घी का क्या होता है, घी का जो ससंजक बल होता है, घी के अंदर ससंजक बल कम होता है अपेक्षाकृत जब वह बत्ती और तेल, जो बत्ती और जो घी के अणु हैं, घी के अणु और बत्ती के अणुओं के बीच में आसंजक बल ज़्यादा होता है ससंजक बल की अपेक्षा। तो आप समझ लीजिए जहाँ पर भी आपके सामने ससंजक बल आसंजक बल से अधिक होता है तो वहाँ पे केशकत्व काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे आसंजक बल ज़्यादा है और ससंजक बल कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, केशकत्व बल काम करेगा। क्लियर, याद रखिएगा, केशकत्व जो है काम करेगा। चलिए आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता। सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी पिंड है या कोई भी चीज़ है उसमें किस चीज़ का मान समान नहीं रहता, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए आवर्तकाल का मान समान नहीं होगा, क्योंकि भाई जब आपको सिंपल सी बात पता है, अगर सरल आवर्त गति कर रहा है तो आप उसकी गति में कोई चेंज करेंगे तो उसका आवर्तकाल भी बदलेगा। क्लियर, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, यदि एक ही लंबाई और समान ब्याज के नाइक्रोम चांदी और कॉन्स्टेंटिनम, यहाँ पे कॉमा है गाइस, याद रखिएगा यहाँ कॉमा है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, हाँ ठीक है, ये अलग है, और मैग्नीज के तार लिए जाएं तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। मतलब इनमें से सबसे कम प्रतिरोध कौन सी धातु का होगा जिस आपके सामने दे रखा है, तो आपको ये बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए आपको कि किसका जो है प्रतिरोध कम होगा। आपको पता है सबसे ज़्यादा अच्छा शौचालय कौन सा विद्युत का, आपको पता है चांदी है, तो चांदी का ही प्रतिरोध कम होगा ना, जिसका प्रतिरोध कम होगा। क्यों, प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध वो होता है जो धारा के प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, धारा को ना बहने दे, मतलब उसको विरोध कर रहा है उसके बहने का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हमें बोल रहा है कि पानी का अपवर्तनांक दे रखा है आपके सामने, आपसे पूछ रहा है प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे अपवर्तनांक नहीं भी दे रखा हो तो भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पानी का अपवर्तनांक दे रखा है आपके सामने यहाँ पे, और आपसे पूछ रहा है पानी में प्रकाश की चाल, तो नहीं भी दे रखा हो ना अपवर्तनांक, तभी भी आपको ये पता होना चाहिए पानी में प्रकाश की चाल होती क्या है, पानी में प्रकाश की चाल होती क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये होता है पानी में प्रकाश की चाल, और यहीं पूछे निर्वात में, तो ये आपके सामने ऑप्शन दे रखा है।
ये निर्वात के लिए होता है, ये पानी के लिए होता है। क्लियर? और ये तो भाई किसी के लिए होता ही नहीं है। तो समझ गए, ये पानी के लिए होता है, ये होता है निर्वात के लिए। समझ गए? धारिता का इकाई होती है, धारिता की इकाई क्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इकाई और यूनिट्स का जो आपके सामने बोल रहा हूँ, यूनिट और इसकी जो डायमेंशन होती है, मतलब आपसे बात करें विमा, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके थोड़े बहुत मतलब जो कॉमन सी चीज़ है ना, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? आपसे पूछ रहा है यहाँ धारिता का मात्रा क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है? तो गाइज इसकी इकाई होती है आपके सामने फैरेड। क्या होती है? फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दृष्टि दोष का निवारण हेतु, दीर्घ दृष्टि दोष है आपके सामने, पूछ रहा है कि इसके निवारण के लिए कौन सी चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आपने पढ़ते आ रहे हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है जिसमें नज़दीक की वस्तुएं तो मतलब सॉरी इसमें दूर की वस्तु साफ नजर आती है, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नजर नहीं आती, नज़दीक की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे आपकी आंख मान लो इस तरीके से है, तो जैसे आपकी जो किरणें आती हैं यहाँ पे टकराने के बाद क्या होता है, वो पीछे की तरफ मिलती हैं, तो यहाँ मिल नहीं पाती इस टाइम से, मतलब जिस जगह पे मिलनी चाहिए वहाँ नहीं मिल पाती। तो क्या होता है, रेटिना के पीछे बन रहा है और रेटिना के पीछे बन रहा है, तो भाई चित्र साफ नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर एक और इसमें उत्तल लेंस लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए आंख के अंदर भी क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ये क्या करेगा, एक तो ये मोल्ड करेगा थोड़ी सी लाइनों को, जो इसकी किरणों को, और फिर थोड़ा सा ये मोल्ड करेगा, तो दोनों को मोल्ड करके जब लगेंगी टकराएंगी तो कहाँ टकराएंगी, ये आपकी टकराएंगी रेटिना पर, तो आप बोल सकते हैं साफ चित्र बनेगा। तो इसमें कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, ये आपका उत्तल लेंस जो है यहाँ पे उपयोग करेंगे। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने दे रखा है ट्यूबलाइट की कार्य करने का सिद्धांत। मतलब ट्यूबलाइट जो है, जो ट्यूबलाइट होती है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? ट्यूबलाइट जो है कौन से सिद्धांत पे काम करती है गाइज? ये करती है गैसों का विद्युत विसर्जन पर। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, सॉरी 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में एक टेस्ट था, उसमें दे रखा था कि जब आपके सामने एक कांच की मतलब ट्यूब ले रखी थी जिसमें आपके सामने विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे थे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे उसके अंदर हमने क्या हुआ, गैस भरा, उसमें क्या हुआ, गैस भरी, गैस भरने के बाद थोड़ा वो तो चमकने लगती है। जैसे आपने देखा ट्यूबलाइट होती है, जो ट्यूबलाइट आती है, जैसे आपने बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट देखी होंगी घरों में, तो उनमें क्या होता है, उनमें जैसे आपने देखा, आप सोच रहे होंगे उसमें स्प्रिंग होता होगा जैसे बल्ब की तरह, तो उसके अंदर कोई स्प्रिंग नहीं होता, फिर भी वो चमकती है। क्यों चमकती है भाई? फिर भी वो जलती है, जैसे लाइट चालू करे वो जल जाती है। तो उसमें यही नियम काम करता है गाइस। कौन सा नियम? गैसों का विद्युत विसर्जन। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा का बोल्टता कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताइए भाई, देखिए प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज को या वोल्टता को कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो कौन सी चीज़ का उपयोग करते हैं? कॉमन सी चीज़ है गाइस, आपको ये भी पता होनी चाहिए कि कॉमन सी चीज़ कौन सी चीज़ है, क्या प्रयोग करते हैं। आपने देखा है ना स्टेबलाइजर, जो घर में आपने देखा होगा स्टेबलाइजर होते हैं जो लाइट को कम बढ़ती करने के लिए, जैसे टीवी के साथ लगा के रखते थे। आज के टाइम में तो खैर बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा यूज होते थे, और गांव के एरिया में तो अभी भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो उसमें ऐसा होता क्या है भाई, स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है, तो स्टेबलाइजर के अंदर होता है गाइस ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर लगा होता है, वही काम करता है, मतलब उसकी वजह से ही वोल्टता को कम किया जाता है या फिर अधिक किया जाता है। आपने देखा होगा लाइट कम आ रही होती है तो बढ़ा देते हैं, और अब ज़्यादा आ जाती है तो इसे क्या करते हैं, कम कर देता है। क्लियर? तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है किसी बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे का ताप बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप, मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, आपका ज़्यादातर क्या होगा भाई, जब पंखा चल रहा है तो भाई टेम्परेचर तो घटना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, उसने एक कंडीशन दे दी है, कमरा बंद है। जब कमरा बंद है तो उसमें आपको पता है जब उसमें कोई जो हवा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, कमरा बंद कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पंखा हीट पकड़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर गर्म होगा। तो आप बोल सकते हैं टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि पानी का अपवर्तनांक आपके सामने दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा प्रकाश की चाल, तो अभी फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रखा है, कोई नहीं, ये प्रैक्टिस सेट है गाइस, ठीक है, आपके सामने वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा रिपीट, तो समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। पानी का पूछ रहा है, पानी प्रकाश की चाल क्या होती है, 2.25 × 10⁸। क्लियर? और यही आपसे पूछा निर्वात की, तो आपके सामने ये हो रखी है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बी क्या है, बी आपके सामने जो ऑप्शन लिखा है ये है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, माफ करना थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है पेट्रोल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्यों, कारण क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपकी नॉलेज पर पता होगा, आपको अच्छी तरह से पता होगा भाई, ये तो पता ही है ना, आपको पता है कि पेट्रोल जो है पानी के ऊपर तैरता है, इसलिए पानी से भाई नहीं बुझाई जा सकती। अब तैरता क्यों है, ये भी एक कारण आता है, क्योंकि गाइस
आपसे जब भी कभी आपसे पूछे कि मतलब पेट्रोल जो है पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि भाई घनत्व वाली बात आ गई ना, जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर तैरेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा है वो नीचे रहेगा। क्लियर? सिंपल सी बात, ये फिनोमेना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रखा है, आपसे बोल रहा है कि निम्न में से भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा है? आपके सामने दे रखी है, अल्फा कण होते हैं, बीटा कण, अल्फा कण या गामा कण, या इन तीनों में समान होती है। देखिए तीनों की समान तो होती नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। जब तीनों की समान नहीं होती तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो भाई अल्फा कण की सबसे ज़्यादा होती है। अल्फा कण की सबसे ज़्यादा होती है भेदन क्षमता। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।